अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम आपके लिए लेके आए डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से, और प्रोग्राम है ज़ियाबीतिस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपको तारुफ़ कराता चलूँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर में बतौर मेडिकल डायरेक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अपने डायबिटिक पेशेंट्स की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको पेचीदगियों से बचा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ नुस्खा लिख के, दवाइयाँ बता के, बल्कि उनकी एक पूरी अपनी टीम के साथ एजुकेशन से, उनके लाइफस्टाइल की तब्दीली से, और माशाअल्लाह गुलहाए नुमायाँ बखेर रहे हैं गुज़श्ता 20 साल से। और अब डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान न सिर्फ लाहौर के कामयाब खिदमत के बाद अब कराची में भी डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो है एक ब्रांच अपनी के साथ आपकी खिदमत अंजाम कराची में भी दे रहा है। और इसी तरह से इस्लामाबाद में और मरी में भी ये जो है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जो है वसी पैमाने पे आपकी खिदमत करना चाह रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप डॉक्टर इम्तियाज़ हसन और हमारे जो दीगर कंसल्टेंट्स हैं उनके सुबह के वक्त यानी आफ्टर 10 o'clock और फिर शाम को आफ्टर 6 o'clock विज़िट कर सकते हैं, ख़ुद तशरीफ़ ला सकते हैं। क्लिनिक जो है उस पर डॉक्टर साहब ख़ुद मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आप भरपूर तरीके से डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये प्रोग्राम गुज़श्ता 2 साल से डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से फ़ेसबुक के पेज पे हम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप हासिल करें। और लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं और सक्सेस स्टोरीज़ हमसे शेयर करते हैं। आप भी कर सकते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम के विसातत से आपकी ज़िंदगियों में बेहतरीन तब्दीलियाँ आई। हमारे साथ जो है डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पर मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मिस नादिया शेख और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, हम मुख्तलिफ जो है एक क्यूरिकुलम की तरह, एक सिलेबस की तरह, एक जैसे कोई जो होता है निसाब, उसकी तरह हम डायबिटीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आप डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पेशेंट्स के लिए हाइपोग्लाइसीमिया के मुतालिक हम बात करें, और ये डॉक्टर साहब डिफ़ाइन करें उर्दू में भी, और इस तरह प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जैसा कि टॉपिक हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में है, तो बताइए कि ये होता क्या है हाइपोग्लाइसीमिया? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया इसके अंदर 3 लफ्ज़ हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एक है। तो इसमें हाइपो का मतलब है लो, ग्लाइसी जो इससे बनता है ये ग्लूकोज को कहते हैं, ईमिया का ब्लड के अंदर जो है, यानी इसका जो लफ्ज़ी तर्जमा बनता है कि खून के अंदर शुगर की मिकदार कम होना, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो डायबिटीज़ में ये हाइपोग्लाइसीमिया की टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये बज़ात ख़ुद भी एक बीमारी भी होती है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डायबिटीज़ कंट्रोल के अंदर, अच्छे कंट्रोल के अंदर, बहुत सारे पेशेंट अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करते, अपने इलाज को इंटेंसिफाई नहीं करते, बेहतर नहीं बनाते, जब सिर्फ इस डर से कि उनकी शुगर लो ना हो जाए, तो वो एक हाई शुगर लेवल पे ही गुजारा और इक्तफ़ा करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि उनका जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का शिकार हो जाता है। और क्योंकि उनको हाई शुगर, वो समझते हैं ये मुझे अच्छी है, ये मुझे रास आ गई है, मैं इसे बेहतर महसूस करता हूँ, तो ये उसके साथ एक बहुत बड़ी हर्डल है ये हमारे अच्छे कंट्रोल के अंदर। तो हाइपोग्लाइसीमिया ये एक इलाज की एक कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, इलाज के नतीजे में ये पैदा होती है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हर जो डायबिटिक पेशेंट को या फ़र्द को ये पता होना चाहिए कि वो क्या लेवल हैं जिस पे शुगर कम होती है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर किसी की शुगर जो है नॉर्मली 60 से कम की तरफ जा रही हो तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं, माइल्ड सा। लेकिन अगर स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होता है कि यानी शदीद किस्म का, जब आपका ये लेवल 45 मिलीग्राम से नीचे चला जाए, तो ये स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। या इसकी एक और डेफिनेशन है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता चल गया और आपने खुद ही कुछ उसका इलाज कर लिया, तो ये बहुत माइल्ड किस्म का। जो स्वेयर किस्म में जब दूसरे बंदे की, यानी
थर्ड दूसरे बंदे की फ़र्द की ज़रूरत पेश आई, यानी खुदा न खास्ता वो बेहोश हो गया, तो अगर किसी और बंदे ने उसको रिवाइव किया तो ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो दो डेफिनेशन हमारी चलती है। डॉक्टर साहब इसकी सिम्टम्स के बारे में बताइए। सिम्टम्स को जैसे मैंने भी बताया कि इसमें डिपेंड करता है कि इसमें आपका जो एक है हल्की सिम्टम्स हैं, जैसे आप अगर माइल्ड सा है सिम्टम है तो, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स से बुनियाद तौर पे उसकी बुनियादी वजह हम समझ लें कि जब भी शुगर लो होती है इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकती हैं। जो हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो उसका जो सोली इन्हिसार अपनी खुराक के तौर पे ग्लूकोज को ही करता है। अगर हम ग्लूकोज की सप्लाई ब्रेन को कम कर देते हैं तो ब्रेन सबसे पहले इफेक्ट होता है। लेकिन इससे पहले दो सिस्टम आप समझ लें। जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जिसको सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, ये ऑटोनॉमिक होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो हमारे दिल की धड़कन को, हमारे सांस को, हमारी अंतड़ियों को, हमारे खून के बहाव को ये चलाता है, ये पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंडर होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो ये सिस्टम अलार्म सिस्टम होता है। इसका नतीजा क्या होता है कि घबराहट होना, ठंडे पसीने आ गए और हाथ पांव कांपने लग गए और इस तरह की जो अलार्म, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये फाइट एंड जो फ्लाइट वाला मामला होता है। तो ये इंसान के अंदर ये पाए, तो ये इनिशियल सिम्टम होती हैं। एक होता है कि जो ब्रेन पे जो डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, यानी कि ब्रेन को जब प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होता है कि उसको गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, माइल्ड सिम्टम में कपकपी आ सकती है और कुछ लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं, और सीवियर फॉर्म में वो झटके भी पड़ सकते हैं मिर्गी की तरह पे, और साथ उनको जो बेहोशी की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक कम्प्लेक्स पिक्चर आती है। माइल्ड की सिम्टम ये है कि फिर मैं दोबारा उसको समराइज़ कर देता हूँ कि कपकपाहट आती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, और जो इंसान जो है उसको शदीद भूख का शिकार हो लग सकती है, वो किसी खाने की तरफ दौड़ेगा या मीठी चीज़ की तरफ जाएगा। और कुछ लोगों के अंदर अब नॉर्मल एटीट्यूड भी आ जाता है। शदीद में इंसान को चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, और झटके, मिर्गी के झटके की तरह फिट्स भी पड़ सकते हैं। और एब्नॉर्मल एटीट्यूड में लाइक चिड़चिड़ापन, गुस्सा। हाँ, देखिए आपने बहुत सारा देखा होगा ना कि कुछ लोगों के अंदर, आपने जब रमज़ान मुबारक होता है तो जब रोज़ा खुलने से पहले आप बाज़ार और गली में जाएं, गली कूचों में जाएं, तो बहुत सारे लोग जो है लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे लड़ रहे होते हैं, वो ट्रैफिक कभी फंसी हुई होती है, एक दूसरे को मरने पे तुले हुए होते हैं। तो बेसिकली वो शुगर लेवल नीचे की तरफ हुआ होता है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ। अगर कोई डायबिटिक फ़र्द घर में लड़ाई कर रहा हो शदीद किस्म की और उसको उससे आ रहे हो तो उसकी शुगर भी टेस्ट कर लेनी चाहिए। सर रात को सोते हुए भी ऐसा हो सकता है? हाँ, सोते में भी देखें ये शुगर का जो है ना जो होता है कि ये आपको ज़ाहिर है जब इंसान सो रहा था। अच्छा, सबसे जो स्केरी चीज़ होती है वो नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, यानी जो रात को शुगर लो होती है, वो बड़ी खौफनाक एक मरीज़ के लिए होती है कि आधी रात को इंसान सो रहा है और उसका ठंडे पसीने भीगे और उसको कोई डरावना ख्वाब भी आ गया और ठंडे पसीने और घबराहट हो, उठ के बैठा और फिर आवाज़ें देता है कि इधर आवाज़ें नहीं दे रहा होता है, और अगर बेहोश हो गया, घर वाले देखते हैं भी ये तो बेहोश पड़ा, उसके जो दांत हैं और जबड़े भींचे हुए हैं और इस तरह की कैफियत हो जाए, तो ये बड़ी घर वालों के लिए, पेशेंट के लिए हिमसेल्फ अगर वो उस वक्त कॉन्शियस है तो ये बड़ी एक इसको खौफनाक किस्म की पिक्चर के साथ आता है। तो इसको जो है ये बिल्कुल नींद की हालत में भी ये शुगर लो हो सकती है। डॉक्टर साहब झटके भी लग सकते हैं? झटके, जैसे मैंने बताया कि झटके लग सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेन का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा तो झटके भी लग सकते हैं। अब नॉर्मल फोकस ब्रेन के अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आ सकता है, तो उसकी वजह से ये झटके महसूस हो सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं शायद जी मिर्गी का दौरा पड़ गया या कुछ ऐसी हो गई, तो ये डेफिनेटली इसके साथ फिट्स पड़ सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस के अंदर बेहोशी भी हो सकती है। वजूहात क्या है? वजूहात जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। आमतौर पे जब डायबिटीज़ को हम ट्रीट करते हैं, ओवर ट्रीट करते हैं, तो मैं आमतौर पे यही कहता होता हूँ कि ये दो जगह पे डिफेक्ट होता है। वन इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर जी, वन इज़ द पार्ट ऑफ पेशेंट।
जी। डॉक्टर के ज़िम्मे में ये गलती हो रही होती है कि वो अपने मरीज़ को इसके बारे में पूरी तरह आगाही नहीं देते हैं कि ये डायबिटीज़ की दवा है, ये शुगर लो कर सकती है और ये शुगर लो होने की ये अलामत हैं, तो उसके और अगर इससे अपने बचना है तो ये काम करें। और मरीज़ ये है कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। तो इसकी जो कॉमन वजूहात मैं बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो अपना मील मिस कर देते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे किसी काम काज में बिज़ी हैं और अपना जो उनका खाने का वक्त है उसको लंबा कर दिया, प्रोलॉन्ग इंटरवल दे देते हैं खाने में, या अनकस्टम्ड एक्सर्शन, यानी ऐसी मसल ख़वातीन हैं वो जूता लेने घर से निकली हैं और उनको जूता पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने आधे घंटे में वापस आना, वो 3 घंटे में वापस आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों पे घूमते घूमते उनको देर हो गई है, उनका खाने का वक्त निकल गया और कुछ चलना फिरना भी हुआ, या कोई ऐसी एक्सर्शन आ गई, किसी को चलना पड़ गया, अब ज़्यादा जितना वो उतना चलने का आदी नहीं है, उतनी एक्सरसाइज का आदी नहीं है, तो उसको करनी पड़ गई, वो उसकी शुगर लो हो सकती है। और बहुत सारे बच्चे जो टाइप 1 में हैं और टाइप 1 का शिकार हैं, तो उनके भी अगर वो बहुत सारे अगर खेल कूद में मसरूफ़ हो गए हैं तो उन्होंने अपने उससे पहले कोई स्नैक नहीं लिया। इसी तरह कोई खिलाड़ी है वो डायबिटिक है और वो अपनी मैच से पहले उसने अपना कार्बोहाइड्रेट का स्नैक नहीं लिया, उसकी भी शुगर उस एक्सर्शन के साथ लो हो जाएगी। या बाज़ औक़ात जो होता है कि हम गलती से इंसुलिन ज़्यादा इंजेक्ट कर ली, भूल गए, या इंसुलिन लगा ली उसके बाद सो गए या इंसुलिन लगा ली बाहर निकल कर काम पे चले गए, तो ये उसके बाद उसको मील के साथ उसको टैली ना किया, या ऐसी गलती से को जो दवा आपने खानी थी उसको डबल डोज ले ली गलती से, अगर आपने खा चुके हैं और आपको भूल गया। कौन सी ऐसी इंसुलिन के अलावा खाने की कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नोटोरियस हैं या मशहूर हैं जो शुगर लो कर सकती हैं? जो सल्फेनाइल यूरिया ड्रग्स है, जैसे अब एमरल है, गेट्रल है, डायनिल है, ये जो इनको हम ग्रुप को हम सल्फेनाइल यूरिया कहते हैं, तो ये मोर एसोसिएटेड है आपके शुगर लेवल को लो करने में। डॉक्टर साहब, आपने जो फरमाए से 3-4 चीज़ें जहन में आई हैं। नंबर 1 तो ये आया कि जब हम जो भी खा रहे हैं अगर उसमें निशास्ता दार खुराकें कम हैं तो शुगर लो हो सकती है। देखिए एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग इसी डिप में था, कुछ अर्सा पहले हमें एक बच्ची थी, वो डायबिटिक थी, वो हमारे पास आई और वो कहते जी ये तो उसकी शुगर लो हो गई, इससे इंसुलिन लगाई थी। तो मैंने क्या खाया क्या था जी, वो पार्टी पे गई थी। मैंने कहा खाया क्या था, तो जो उन्होंने ये बताया कि इसने सिर्फ रोस्ट मुर्ग था वो खाया। तो रोस्ट मुर्ग आपको पता है प्योर प्रोटीन है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट ना लिया। जब आप कार्बोहाइड्रेट ना लें और इंसुलिन ले लें तो ऑब्वियसली ये शुगर लो की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपके जो खाने हैं, जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको मुनासिब मिकदार में जितना आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसके मुताबिक ज़रूर लें। तो डॉक्टर साहब, ये एक तनासुब हमें अपनी ज़िंदगी में लेके आना होगा, ख़ास तौर पर टाइप 1 के लिए और अमूमी तौर पर टाइप 2 के लिए भी, कि उनकी जो खाना जिस वक्त खाते हैं उसका ध्यान रखें, खाने में क्या खाते हैं उसका ध्यान रखें, एक्सरसाइज कितनी करते हैं उसका ध्यान रखें, और ये सब चीज़ें जो और डिले ना करें, ये सारी चीज़ों के। देखिए अगर तो हम डायबिटीज़ को ना, मैं 3D पे मैं कहता हूँ जी, डायबिटीज़ डिमांड्स डिसिप्लिन। अच्छा, ठीक है ना, तो जो ये डिसिप्लिन तकाजा करती है, एक नज़्म ज़ब्त का तकाजा करती है जी। इसलिए बहुत सारे जो मेरे जो पेशेंट हैं, जैसे जो लोग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं पेशेंट वो बड़े अच्छे पेशेंट होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको एक तो वो हुक्म मानते हैं, आपको उनको जो ऑर्डर कर दें उसके वो आदी होते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं और पूरी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। दूसरा उनका जो टाइम जो है उसको फॉलो करते हैं, जो उन्होंने खाने पीने के औकात मुकर्रर किए हो तो उसको फॉलो करते हैं। देखिए अगर मैं आमतौर पे अमूमी तौर पे ये कहता हूँ कि आप अपने पूरे दिन के जो डाइट प्लान को 6 हिस्सों में तकसीम करें। 3 मेजर मील हैं, आप जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और डिनर किया, ये 3 मेजर मील हो गए। फिर आप इसके ब्रेकफास्ट के 3 घंटे बाद जी आप छोटा सा स्नैक ले सकते हैं फ्रूट की शक्ल में, और इसी तरह लंच के 3 घंटे बाद कोई फ्रूट की शक्ल में स्नैक ले सकते हैं। लोग हमारे यहाँ हम ये करते हैं कि हम खाना खाया, लंच किया या डिनर किया तो हम खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो आप इसको थोड़ा सा
स्पेस देके 2-3 घंटे के बाद वो लें, क्योंकि वही वो लेवल होता है जिस पे शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा होता है, ख़ासतौर पे वो लोग जो इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो आपके फ्रिक्वेंट मीलिंग हम कहते हैं कि इसमें 3 मेजर मील हैं, 3 माइनर मील आप कर लें तो इससे आपको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया जो रात को शुगर का लेवल रोकने का तरीका तो बहुत आसान भी और मुश्किल भी है। रात को हम देखें कि हम ऐसी अद्वियात ना दें, सल्फोनेल यूरिया ख़ास तौर पे जब आप इंसुलिन, अच्छा इसमें बाज़ औक़ात ड्रग कॉम्बिनेशन बड़े काउंट करते हैं। बाज़ औक़ात हम सल्फोनेल यूरिया जब इंसुलिन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांस बढ़ जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब हमें ऐसा कम्बिनेशन नागुज़ीर हो तो हम रात को हमें कोशिश करनी चाहिए कि सल्फोनेल यूरिया की या तो डोज़ कम करें या उसको ना दें जी। तो इसके साथ हम चल सकते हैं। और अब ये है कि इसको रात का जब आप खाना खा लें और फिर जब सोने से पहले कुछ ना कुछ आप हल्की सी कोई चीज़ ले लें, उससे चाहे खजूरी हो या हल्का सा आधा को सेब ही हो या तो दूध के साथ कोई सॉलिड चीज़ ले लें, तो आप इसके साथ आप नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अपनी डोज़ को अगर इंसुलिन ले रहे हैं उसको भी एडजस्ट करें। बाज़ औक़ात हम ऐसी इंसुलिन ले रहे होते हैं जो रात को जिसका 12-1 बजे पीक आ जाती है, जिसकी वजह से उनका शुगर लो हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई बीमार हो, किसी का पेट ख़राब हो, खाने को दिल ना कर रहा हो, मतली हो उसको और उल्टियाँ आ रही हों या उसका गला ख़राब हो या ज़ुकाम हो और उसके इनटेक यानी बीमारी की हालत में ये कुछ हमारे ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर जो हमारी रूटीन चल रही थी उसमें जो फ़र्क आता है उसकी वजह से भी हाइपो वगैरह हो हाइपो देखिए जी, बाज़ औक़ात वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है और इंसान को खाया पिया हज़म नहीं हो रहा, तो इसमें डेफिनेट और उसने पूरी इंसुलिन भी ले ली या दवाई भी ले ली तो शुगर उसका लेवल लो की तरफ चले। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ड्रिंक्स लें, ग्लूकोज कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं जो इसके अंदर, जैसे आप कोई जूस है या इस तरह जिसके अंदर ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो वाला ड्रिंक कंटिन्यूसली आप थोड़े फ्रीक्वेंट इंटरवल के साथ आप वो लेते रहें ड्रिंक्स, ख़ास तौर पे डायरिया की हालत में या अपने वॉमिटिंग की हालत में, ताकि आपका जो लेवल है मेंटेन रहे। और दूसरा कि शुगर को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें कि 2-3 घंटे बाद, 1-2 घंटे के बाद अपना शुगर लेवल को मॉनिटर क्लोजली करें ताकि आपका लेवल वो नीचे की तरफ हाइपोग्लाइसीमिया के लेवल पे वो ड्रॉप ना कर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा साथ दूसरा सिस्टर कंसर्न है उसमें हम इलाज करते हैं अल्कोहलिक्स का भी और ड्रग एडिक्ट्स का भी। आप ये फरमाइए कि डायबिटीज़ में अगर कोई अल्कोहल लेता हो तो उसकी ब्लड शुगर पे भी कोई असरात मरतब? जी, अल्कोहल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो एक इमीडिएट इफ़ेक्ट है, एक प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट है जी। डायबिटीज़ इटसेल्फ फैटी लिवर करती है और अल्कोहल भी आपके लिवर को जो अफेक्ट कर सकती है और फैटी चेंजेस लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है अल्कोहल का, वो हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आप कोई आदमी अल्कोहल ले रहा है और प्लेन अल्कोहल लेता जा रहा है और कुछ उसके साथ कार्बोहाइड्रेट उसने कंज्यूम नहीं किया, खाना नहीं खाया, तो उसका शुगर लेवल डेफिनेटली वो लो हो जाएगा और इसको वो काफ़ी सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसके साथ जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको चाहिए कि एक तो ज़ाहिर इसका इस्तेमाल कोई मुनासिब बात नहीं है, इसको तर्क करने की कोशिश करें। अगर तर्क नहीं हो रही तो उसका इलाज करवाएं और उस स्टेज पे ना जाएं। और अगर ले रहे हैं तो अपने साथ कार्बोहाइड्रेट की जो मिक़दार है निशास्ते की, वो भी साथ इस्तेमाल उसके जारी रखें। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं? और हाइपोग्लाइसीमिया के मुतालिक आपने बहुत बताया, मगर ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों में ये देखा गया है और आप फिजिशियंस ये कहते हैं कि रात के 1 बजे ब्लड शुगर चेक करो। कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल रात को ड्रॉप कर जाता है, सुबह जो है जब वो उठते हैं तो वो हाई होता है। कुछ लोगों का अर्ली मॉर्निंग में कम हो जाता है फिर अप हो जाता है, और कुछ का दिन में, और कोई और भी जो भी इसकी इक़साम है हाइपोग्लाइसीमिया की, उनको ज़रा रोशनी। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, वो अगर हम उसको अगर देखें ना तो हाइपोग्लाइसीमिया एक तो हो सकता है जो रेयर है, जो कोई ट्यूमर ऐसा खुदा न खास्ता अगर पैंक्रियास में बीटा सेल का ट्यूमर है जिसको इंसुलिनोमा कहते हैं, अगर वो ट्यूमर आ गया तो उससे डेफिनेटली फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं। उसकी निशानी ये होती है वो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है आमतौर पे, यानी आप जो है उसके बाद आपको सुबह उठें तो शुगर लेवल बहुत नीचे होता है,
और 45 मिलीग्राम से नीचे भी जाता है, तो इसको एक इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। दूसरी इसकी जो किस्म है उसको हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हमने कई दफ़ा डिस्कस भी किया है कि हमें हमारा शुगर लेवल जो हमारा जो स्ट्रेस की वजह से और टेंशन की वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, और उसकी वजह से जो इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो जाता है, यानी खाना पहले गुजर जाता है इंटेस्टाइन से और इंसुलिन का रिस्पॉन्स बाद में आता है। तो बिल्कुल खाना खाने के बाद इसकी निशानी है, ये खाना खाने के बाद शुगर लो होती है। तो ये वो उन लोगों में होता है जो लोग ज़्यादा एंक्शियस होते हैं, किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कोई एग्ज़ाम उन्होंने देना है या किसी भी वजह से जहनी दबाव का शिकार है, उनमें ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वो यही आके कहेंगे खाना खाने के बाद मेरी शुगर बहुत नीचे की तरफ चली जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प है, वो सूडो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। सूडो का मतलब हम कहते हैं झूठा हाइपोग्लाइसीमिया या झूठा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया है नहीं, लेकिन मरीज़ इसको एट्रीब्यूट करता है कि ये शायद मेरी शुगर अलामत आ रही होती है। उन लोगों को होती है जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जिसकी शुगर 300, 350, 400 रहती है और वो इलाज में आता है, तो उसकी अगर शुगर 200 पे भी पहुंचेगी तो उसका बॉडी उसको लो की तरह रीड करेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो सिस्टम उसका जो है वो उस सिस्टम का आदी है जो 300 और 400 वाले सिस्टम का। तो 150 और 200 पे उसको वही अलामात, वही जैसे हमने बात की, कपकपाना और पसीने आना, ठंडे पसीने आना और घबराहट होना, इस किस्म की अलामत, तो मरीज़ ये समझता है कि मेरी शुगर लो हो गई है। तो बग़ैर चेक किए हुए तो बाज़ औक़ात मरीज़ इसका मीठे की तरफ भागते हैं, तो उस मीठा खाने के नतीजे में उनकी शुगर 300-400 फिर हो जाती है, वो बिल्कुल वो उसी लेवल पे पहुंच जाती है। ये बिल्कुल जैसे हम समझे इस सादा लफ्ज़ में विड्रॉल इफ़ेक्ट्स हो रहा होता है, यानी आप जो शुगर लेवल जो पहला होता है उसको आप विड्रॉ कर रहे होते हैं, नए लेवल का आदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पेशेंट को थोड़ी सी एक तो रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि इस कोई इतनी आपके जिस्म को नुकसान नहीं है, ये शुगर आपकी नॉर्मल है। लेकिन ये अगर वो 8-10 दिन 1 वीक और 2 वीक ये निकाल ले तो फिर वो उस चीज़ का सिस्टम उसका नए लेवल का आदी हो जाएगा, तो इस प्रॉब्लम से वो निजात पा सकता है। डॉक्टर इम्तियाज़ ये बताइएगा कि क्या कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बाकायदा लो ब्लड शुगर का इंतज़ार करते हैं और इसकी ऐसी हरकतें करते हैं कि ख़ुद ब्लड शुगर लो हो जाए? इसमें जो बहुत सारे जो एक हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिज में बनवा के रखी होती हैं, जैसे बहुत सा एक केक इकट्ठा किया होता है, केक रख लेते हैं, चॉकलेट केक है या और बहुत सारे मीठे पकवान बनवा के बेगम से वो रख लेते हैं कि आज रात मेरी शुगर लो होनी है तो मैंने खाना है। तो वो दे वेट फॉर इट एंड उसके लिए इसको हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ट्रीटमेंट के बहुत बड़ी हर्डल है। अगर आप शुगर को आपकी लो होगी, अगर उस ट्रीटमेंट को आप एक्सीड करते हैं, उस लिमिट को एक्सीड करते हैं, वो ख़ुद अगला जो लेवल है वो आपका हाइपरग्लाइसीमिया, यानी इसका जो उलट हो है, यानी इसका शुगर ज़्यादा हो सकती है, वो जो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। लेकिन कुछ लोग एक और बड़ा काम करते हैं, उसको हम कहते हैं डिफेंसिव ईटिंग। वो इतना खाना शुरू कर देते हैं कि मेरी शुगर ना लो हो, तो उससे क्या होता है कि उनका वो डिफेंसिव ईटिंग है कि मैंने शुगर लो नहीं होने दे, मैंने ज़रा थोड़ी सी ऊपर रखनी है, तो उससे डर के मारे, खौफ की वजह से, तो वो अपना खाना पीना ज़्यादा कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है उनका वज़न बढ़ जाता है। और आम तौर पे जिन लोगों को बार बार हाइपोज होते हैं, वो बार बार मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, कोक, बहुत इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है। तो डिफेंसिव ईटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेट बढ़ाने में और अच्छे कंट्रोल की में हायल होता है। अक्सर ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है, जब लो शुगर होती है, किसी की भी लो शुगर अटैक होता है, तो ये शुगर पूरी करने के लिए कहाँ से हमारा जिस्म उसको प्रोवाइड करता है? और ये जो आपने शुरू में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की और सिंपैथेटिक की बात की, ये बॉडी का कोई रिस्पॉन्स होता है जो उसको पूरा करती है, और इसका असर जिस्म के ऊपर कोई नेगेटिव साइकी में जिस्म पे कुछ कपकपाहट, कुछ कि वो 24 घंटे या कितनी देर उसका बुरा असर रहता है जब कोई हाइपोग्लाइसीमिया से गुजरता है? देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया अगर ट्रू हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इट्स ए वेरी स्केरी थिंग कि बिल्कुल अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगे, गलती से उसका हाथ किसी जगह पे छू जाए, तो
तो एक करंट सा लगता है और उसका करंट का एक झटका होता है और वो पूरे जिस्म को आपको झटका देता है। तो आप का जिस्म काफ़ी देर तक वो कांपता रहता है उसके नतीजे में, उस झटके के नतीजे में। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह इसी तरह ये जो शुगर स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया कई दफ़ा लोगों के एक्सपीरियंस में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वो सारी एक तो फौरी तौर पे उनको काफ़ी देर तक उनके असरात होते रहते हैं, उनको घबराहट रहती है, उसके असरात फील करते रहते हैं जी। और आइंदा के लिए वो बहुत ही डर जाते हैं कि, और ट्रीटमेंट को जैसे मैंने शुरू में बताया, और ट्रीटमेंट इंटेंसिफिकेशन में ट्रीटमेंट को अच्छा करने में बहुत बड़ी हर्डल आ जाती है। ठीक, तो वो इतना वो खौफज़दा हो जाते हैं कि मुझे दोबारा ये चीज़ ना हो जाए, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ड्राइविंग के लिए जो लोग ड्राइव कर रहे हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार होते हैं, वो खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं। जो इसका इम्पैक्ट जो दूसरा ये आ सकता है कि बहुत सारे बूढ़े लोग जिनमें आप शुगर को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैंने शुगर बस मैंने इसका A1C बहुत टाइट रखना है, बाबा जी हैं 70 साल 75 साल के हैं, इनकी शुगर बड़ी टाइट करनी है हमने और बड़ी अच्छी कंट्रोल करनी है। तो हम बेसिकली उस एज में हम अपना जो कंट्रोल है वो क्राइटेरिया मेयार वो थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं। क्यों? अगर खुदा ना खास्ता अगर और इसी तरह एक दिल का मरीज़ है, उसके भी अंदर हम शुगर को बहुत टाइट नहीं करते और ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, क्योंकि जो लो ब्लड शुगर लेवल है ये बाज़ दिल की धड़कन को बेकायदा कर सकते हैं, एरिथमिया जिसको कहते हैं, तो उनके हार्ट के लिए भी मुनासिब नहीं है। इससे उनको बजाय फ़ायदा होने के अच्छे कंट्रोल का नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे जैसे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर बहुत छोटे बच्चे में बार बार हाइपोज हो रहे हैं और टाइप 1 का बच्चा है तो उसमें कॉग्निटिव फंक्शन उसके इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जहनी जो वो फंक्शन, क्योंकि बार बार क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसको पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, बार बार आप हम झटके देते हैं उसकी टाइट शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम। इस तरह जो बुढ़ापे में भी तो उनके हम एक्सट्रीम ऑफ एज पे तो हम थोड़ा सा जो कंट्रोल है दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे हम जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल के जो मेयार हैं उसको ज़रा लूज़ कर देते हैं, हम इतना टाइट नहीं जाते कि हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करते हैं। हालांकि ये मेयार जो है जब माँ हमल में हो और माँ को डायबिटीज़ निकल आए तो फिर आप ये टाइट कर देते हैं? जी, टाइट करते हैं ताकि बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारा जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है बहुत अच्छा टाइट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये क्योंकि हम मुख्तलिफ जो इसकी टाइप्स हैं उन पे बात करें, ज़रा ये थोड़ी इस्तिलाहात हैं, सुमोगाई इफ़ेक्ट और डॉन फिनोमिना, इस पे भी ज़रा बात। डॉन फिनोमिना तो हमारा जो होता है ना कि अगर फास्टिंग शुगर ज़्यादा होती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से, हमारा मुख्तलिफ हार्मोन्स की वजह से जो सुबह के वक्त हम शुगर टेस्ट करते हैं वो बड़ी हुई होती है। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जिसको सुमेगा इफ़ेक्ट कहते हैं, जिस बंदे ने ये डिस्कवर किया था उसका नाम पे ये इफ़ेक्ट रखा गया। वो ये होता है कि आप रात के आप अपनी डोज इंसुलिन ली, जैसे जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया, तो मिडल ऑफ द नाइट आपका शुगर लेवल ड्रॉप कर गया जी। जब वो ड्रॉप कर गया तो बॉडी ने एज ए रिएक्शन के तौर पे ये स्टिमुलस था बॉडी के लिए ग्लूकोज बनाने के लिए, तो लिवर से ग्लूकोज आउटपोर किया और उसने शुगर लेवल सुबह को हाई बना लिया। होता ये है कि पेशेंट ये करता है कि मेरी सुबह की शुगर हाई आती तो मैं क्यों ना रात की डोज को बढ़ाता चला जाऊँ। जो रात की डोज बढ़ाता है तो और शुगर नीचे की तरफ जाती है, दर्द बढ़ता गया जो दवा की। हाँ, तो वो और नीचे जाती है और फिर और रोबस्ट किस्म का वो रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस चीज़ का तरीक़ाकार ये है कि जब किसी की मुसलसल शुगर सुबह फास्टिंग ज़्यादा आती हो तो उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं रात के 1 या 2 बजे उठ के अपना शुगर लेवल टेस्ट करें और ताकि वो देखें कहीं लो तो नहीं है। तो उसका हालांकि उसे हमें उल्ट करना चाहिए, इसको पैराडॉक्सिकल हमें मैयर लेना चाहिए, बजाय हम दुआ रात की बढ़ाने के लिए दुआ थोड़ी सी कम करें ताकि उसको मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया ना और उसकी सुबह शुगर हाई ना आए। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हम हाइपोग्लाइसीमिया पे बात करें तो 1-2 सवाल मेरे जहन में आ रहे। कुछ अद्वियात, दिल की आपने बात की अभी, या नींद आवर अद्वियात या दिल की धड़कन को कुछ कम करने की अद्वियात, इनका भी इफ़ेक्ट कोई ब्लड शुगर लेवल पे हो सकता है? देखिए, बहुत सारी जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे वो एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर सल्फा ड्रग्स हैं, अब तो खैर बहुत कम यूज़ होती हैं, वो सल्फा मिथॉक्साजोल जो सेप्टॉन के नाम से आती थी, या वो अद्वियात एंटीबायोटिक्स जो जिनके अंदर सल्फा ड्रग्स हैं तो वो शुगर को लो कर सकती हैं। अच्छा, तो ये कुछ होता है। और कुछ अद्वियात शुगर को बढ़ावा भी दे सकती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं वो शुगर को बढ़ा देते हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए, कुछ लोग करते हैं
और इसकी वजह से शुगर बढ़ सकती है। मास्क भी हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट, जो अलामात हैं वो हाँ, मास्क इसमें भी हो सकते अगर हैं, जैसे छुप अब भी दिल की अद्वियात हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, अगर हम जैसे पुराना बीटा ब्लॉकर था तो बहुत स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स आ गए, जैसे बीटा इंड्रॉल था या टेनॉर्मिन था। ये बेसिकली हमें देखें, हमें एक अंदर प्रोटेक्टिव सिस्टम है हमारे अंदर कि हमारा शुगर लेवल लो होगा तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारा अलार्म सिस्टम जाग जाएगा। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इस अलार्म सिस्टम को सुला देते हैं, तो आपकी जो हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स मास्क हो सकती हैं व्हेन यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। डॉक्टर साहब, किस तरह से बचाव कैसे किया जाए? बचाव जो देखें, बचाव सिंपली ये है कि हमें नंबर 1 हमें एक बहुत ज़्यादा नज़्म ज़ब्त के साथ चलना पड़ेगा। डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या और क्यों होता है और कैसे होता है। ये एजुकेशन उसको बहुत ज़रूरी है। और हम ये कहते हैं कि लॉन्ग इंटरवल ऑफ मील्स को अवॉइड करें, फ्रिक्वेंट स्नैकिंग भी करते थोड़ा थोड़ा सा लेते रहें, मंचिंग जिसको कहते हैं वो करें। और तीसरा कि जो है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको अपने डॉक्टर के अंडर सुपरविजन है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इंसुलिन पे हैं, क्योंकि आजकल ऐसी इंसुलिन भी हैं जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी ऐसी हैं जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, और ऐसी इंजेक्टेबल थेरेपी भी ऐसी हैं जिसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, जिससे GLP-1 एगोनिस्ट है। तो ये सारे अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ ये ट्रीटमेंट शुरू करें। और ये तो इसका है कि और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कहीं एमरजेंसी पेश आ जाती है, हर पेशेंट वो लोग जो उम्र पे भी जाते हैं और हज पे भी जाते हैं, वह चलना ज़्यादा पड़ता है, तो वो एक तो कुछ खाए पिए बगैर अपने घर से ना निकलें, अपने होटल से ना निकलें, और घर में भी अगर कहीं आपने दूर जाना है, कोई स्पोर्ट्स करनी है, कोई गेम करनी है, तो आपको कुछ खाए पिए बगैर ना निकलें। तो ख़ासतौर पे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अपने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्नैक कैरी भी कर सकते हैं, और आपने साथ अपने जेब में पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ खाने पीने की, जैसे खजूरें हैं, कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, शुगर है, ये आप रख सकते हैं। जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग हम बाहर कुछ लोगों में ब्रेसलेट होता है, उन्होंने पहना होता है, उस पर लिखा होता है कि मैं डायबिटिक हूँ, अगर मेरी शुगर ये फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद है। लोगों जो खुदा न खास्ता सड़क पे गिर जाए, बाज़ार में गिर जाए, तो उसको पता तो हो कि इसको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए आप उसका वही मेजर करें, तो उसको उससे छुपानी नहीं चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। एक तो ये इसके लिए बचाव के लिए कुछ ये चीज़ें हैं। और उससे अगला जो है आपका ट्रीटमेंट का एक से इसमें करना क्या चाहिए, तो उसमें हम रूल ऑफ 15 कहते हैं। रूल ऑफ 15 ये है कि 15 ग्राम ग्लूकोज या 1 गिलास ग्लूकोज का या जूस का बना के आप जब हाइपोग्लाइसीमिया तो वो ले लें, ठीक है, और 15 मिनट पर दोबारा शुगर टेस्ट करें 15 मिनट्स बाद। अगर फिर भी वो आपकी वो शुगर ठीक नहीं है, फिर इसी सिस्टम को रिपीट कर दें। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कॉन्शियस है, जो होश के अंदर है, अगर बेहोश हो जाए उसका भी मैं अभी बताता हूँ। तो ये उन कॉन्शियस के लिए है कि इसलिए आप करें। और दूसरा एक और जगह पर जो कॉन्शियस लोग हैं कि जब आपने एक जूस का गिलास दिया तो साथ ये भी करें कि जूस तो इमीडिएटली उसको शुगर ठीक कर देगा, लेकिन अगर वो किसी ऐसी दवा के ज़ेर असर जैसे सल्फोनाइल यूरिया लॉन्ग एक्टिंग ग्लिमेप्राइड है, तो उसको दोबारा फ़ौरन शुगर लो हो सकती है। तो उसका नतीजा कि आप उसको कुछ सॉलिड चीज़ भी, किसी टोस्ट पे, किसी जैम पे, किसी रोटी पे कुछ शहद, कोई जैम वो लगा के उसको दे दें, स्लाइस पे जैम लगा दें, तो उसका ताकि वो, या कोई फ्रूट भी दे दें ताकि उसको एक सस्टेनेबल इफेक्ट भी आए। थोड़ी सी मक्खन या कोई ऐसी चीज़, मक्खन नहीं, सस्टेनेबल इफेक्ट आ जाए। तो अच्छा, उसके बाद है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, एक ड्राउजी और अनकॉन्शियस पेशेंट है। ज़रा ऐसे जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या ड्राउजी पेशेंट है, उसमें आप उसको जूस नहीं पिला सकते, उसको खिला नहीं सकते, और ये ख़तरनाक है। लोग को बेहोश है, उसके मुंह में पानी डालते हो, पानी डालो दे मुँह से पानी पाओ, फिर तो वो फेफड़ों में जा सकता है, वो लंग्स में जा सकता है। तो जो खुदा न खास्ता जो प्रॉब्लम कर सकता है, चोकिंग हो सकती है, उसको उल्टा नुकसान हो सकता है। बेहोश को कुछ ना करें, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले लें और उसको साइड पोजीशन में साइड पे करवट हटा दें। और अगर आप उसको ट्रांसफ़र करें, वाल यू ट्रांसफरिंग टू द हॉस्पिटल, दो एक काम है कि ग्लूकागॉन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, ये होना चाहिए। बहरहाल उसको फ़ौरन इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है क्योंकि ये अवेलेबल है, हम इससे मज़ीद बात नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उसका सिंपल मैयर ये करें कि कोई भी आप जैसे शुगर क्यूब है या शहद
का एक चम्मच है वो ये जबड़ा और गाल के दरमियान रख दें। अच्छा, यानी इसमें आप रख जैम भी चल जाए, जैम भी चल जाए, मीठी चीज़ कोई भी जो यहाँ रख दें, और जो इसको यहाँ से पकड़ के होल्ड कर लें, ये गाल को ऐसा होल्ड कर लें, और मरीज को जरा हलक में ना जाए, और मरीज को अपराइट पोजीशन में, ताकि वो पीछे ना चला जाए। ओके। तो यहाँ से कुछ देर वेट करें, क्योंकि ये हमारा जो बक्कल म्यूकोज़ा है, जो गाल का अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ से ब्लड सप्लाई के जरिए वो आपका शुगर लेवल अब्जॉर्ब होगा, वो हो सकता है। तो घर में शुगर क्यूब्स हैं या इस तरह की कोई कैंडी या किस तरह की कोई चीज़ रखें। वह जो अगर हॉस्पिटल ले जाएँ तो वहाँ पे IV लाइन लेंगे, वो ग्लूकोज देंगे, और वो बेस्ट है। उसमें रिवाइव, और बिल्कुल बड़ा ड्रामेटिक रिवाइवल होता है कि बंदा बिल्कुल बेहोश पड़ा, उसको ग्लूकोज मिलता, वो आंखें खोल देता है, तो ये एक बड़ा एक ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है। तो ये कुछ हमें चीज़ें सीखनी भी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आज का मौजू जो है डायबिटीज़ के, मैं ये समझता हूँ चोली दामन का साथ है, कभी ना कभी हाइपो हो ही जाता है। इवन जिनको डायबिटीज़ नहीं भी होती, जब हम भूख ज़्यादा देर नहीं खाना खाते या हम एक्सरसाइज करते हैं, तब भी ब्लड शुगर लो हो जाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी जो डायबिटिक पेशेंट एक दफ़ा हाइपो ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसको पता चले होता क्या। एक एहसास या अंदाज़ा या एक पता कैसे चलेगा जब तक होगा नहीं। तो आज की ये जो सारी नशिस्त थी, इसमें मालूमात फ़राहम करने का आपका डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बहुत शुक्रिया। मिस नादिया, आपका बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे को हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और आपके जो महीने भर में फरवरी में हमारे पास सवालात आए हैं मुख्तलिफ़ ज़रिए से, आप अभी भी ये जो अभी एक हफ़्ता इसमें भी आप कर सकते हैं। इनबॉक्स में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जो डायबिटीज़ पाकिस्तान की वेबसाइट है उस पर, या ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इस पे जो आपके नीचे कमेंट्स आते हैं या इनबॉक्स में, तो बेस्ट है कि आप हमें सवालात पूछें। अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है, अल्लाह करे कि ये बहार का मौसम आपके लिए भी हसीन हो। और एक जाते जाते बात कहना चाहूँगा कि कई दफ़ा हम दूसरों से जब खफा होते हैं तो हम ख़ुद अपने आप को स्टडी नहीं करते हैं कि हमारी गलती कहाँ होती है, और हम धौंस, धमकी और गुस्से में आ जाते हैं। चीज़ों का हल इनमें नहीं छुपा हुआ। इससे हमारी बायोलॉजी, हमारे केमिकल्स भी मुतासिर होते हैं, स्ट्रेस में हम आ जाते हैं, और मसला जो है वो कहीं छुप जाता है, हम उसका हल नहीं ढूंढते। और ये इनफरादी तौर पे अफराद के साथ भी ये मसला हो जाता है, और कई दफ़ा तो मुल्कों की मत भी मारी जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन व हज़रात, थोड़ी देर के लिए कराची चलते हैं। वहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में डॉक्टर आसिफ शेख, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। उनकी आज जो है ख़ास आपसे कुछ बात करेंगे, तो आइए कराची चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, कराची से मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर। हम नॉर्मल डायबिटीज़ कहते हैं कि शुगर का एक ब्लड में बढ़ जाना। कभी ऐसे होता है कि शुगर आपकी कम हो जाती है इस डायबिटिक पेशेंट के ऊपर, तो उसको जो शुगर का कम होना उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं वो लेस देन 60 मिलीग्राम कहते हैं, मगर डायबिटिक पेशेंट को जो हम एडवाइस करते हैं उनके लिए जो लेवल्स हमने कहें वो लेस देन 70 हैं। जो डायबिटिक पेशेंट अगर लेस देन 70 है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो। हाइपोग्लाइसीमिया की क्या अलामात होती हैं? ये अलामात जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं शुगर लेवल्स के ऊपर। जब डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल्स अराउंड 57-58 होती हैं तो एक हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो स्पॉन्टेनियस होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो जब इनकी स्टिमुलेशन हो जाती है अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो पेशेंट को की जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है, उनको स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक, उसकी स्टिमुलेशन होती है तो हमें भूख लगती है। पेशेंट को जो है वो ज़्यादा भूख लगती है, पसीने आने लग जाते हैं, वो थोड़ी इरिटेबिलिटी आ जाती है और टेकिकार्डिया होता है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है और बिल्कुल पेल हो जाता है। जब ये शुगर्स और मज़ीद लो हो जाती हैं, अगर इस पे ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए, उनको कोई पेशेंट अगर किसी ने शुगर नहीं ली और उसके अपनी शुगर को मेंटेन नहीं किया और अराउंड अगर 50 आ जाती है
तो न्यूरोग्लाइकोजेनिक सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि ब्रेन में हमारे ग्लूकोज चाहिए होता है उनको, ब्रेन को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जब वहाँ ब्रेन में सही प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पहुँचता तो एक न्यूरोग्लाइकोजेनिक सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पेशेंट ड्राउजी हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, और अगर मज़ीद हो गई तो पेशेंट बिल्कुल कंप्लीट ड्राउजी और अनकॉन्शियस हो सकता है। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है? इसके डायबिटिक पेशेंट के अलावा तो बाकी काजेज़ हैं, जहाँ हम आज जो बात करेंगे वो स्पेसिफिक डायबिटिक पेशेंट में। ये जो ड्रग्स होती हैं उसमें सब ड्रग्स ऐसी ओरल जो डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं सब ऐसी नहीं है जो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया कराएं। एक इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, दूसरी जो ड्रग हमारे पास आती हैं सल्फोनाइलयूरियाज, वो हाइपोग्लाइसीमिया कराती हैं, या ऐसी ड्रग्स जो कि सल्फोनाइलयूरियाज नहीं है मगर सल्फोनाइलयूरियाज के रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती हैं, वो भी हाइपोग्लाइसीमिया कराती हैं। अब यह हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? अगर किसी ने नॉर्मल एक इंसुलिन की जो नॉर्मल क्वांटिटी एक लगाता है वो लगा दिया और उसके निस्बतन जो नॉर्मल उसकी डाइट है उससे कम खाना खाया, तो उसमें चांस है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। या ऐसा इंडिविजुअल जिसने अपनी एक इंसुलिन लगा दी और एक्सेसिव नॉर्मल से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो उसमें भी चांस है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। अब एक जैसे मैंने अलामात बताई, उसमें कभी ऐसे होता है कि जो ऑटोनॉमिक मैंने अलामात बताई वो कभी किन पेशेंट्स में नहीं होती हैं, वो डायरेक्टली लैंड करते हैं आपके जो न्यूरोग्लाइकोजेनिक सिम्टम्स के साथ। वे ऐसे पेशेंट क्या हैं? एक ऐसे पेशेंट जो होते हैं, कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन होती है हार्ट फेलियर में हम देते हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। सिवाय स्वेटिंग के अगर जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं तो उनमें ये पेशेंट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो सिम्टम्स होते हैं वो मास्क हो जाते हैं। या ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज़ की वजह से ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, तो उसमें भी उन पेशेंट्स को भी ये अलामात नहीं होती हैं और वो डायरेक्टली लैंड करते हैं अल्टर्ड स्टेट के साथ, इरिटेबिलिटी के साथ। अब आते हैं हम इसको ट्रीट कैसे करें। ऐसे पेशेंट जब भी ऐसी अलामात महसूस हो तो रैपिडली अपनी शुगर चेक कर ले, अगर उसमें कम आ जाती है तो उसको शुगर रिप्लेस करनी होती है। तो शुगर जो रैपिड शुगर को बढ़ा देती है, जैसे नॉर्मल आपका शुगर हो गई 15 ग्राम शुगर, उसको लेनी चाहिए, 15 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करें। स्टिल अगर 70 से कम है तो उसको वो 15 ग्राम रिपीट करना होता है। वो ले सकते हैं, एक चॉकलेट ले सकते हैं या एक आधा ग्लास जूस का ले सकते हैं इनको ट्रीट करने के लिए। कभी ऐसा हो, कब ये है जब पेशेंट कॉन्शियस हो, ऐसे काफ़ी पेशेंट होते हैं जो कि एक अनकॉन्शियस हो गए, जो डायरेक्ट लैंड किया जिन्होंने न्यूरोग्लाइकोजेनिक किया, सोए हुए थे रात को, ऐसे ड्रग्स नहीं, खाना नहीं खाया। कोई ओल्ड एज के पेशेंट्स हो रहते हैं घर में, पता ही नहीं लगा। तो उनके ऐसे डायबिटिक पेशेंट के अटेंडेंट एटलीस्ट कोई ऐसा होना चाहिए जो ट्रेंड हो इंजेक्शन लगाने में। तो उनके लिए एक स्पेशल किट्स अवेलेबल होती हैं। एक इंजेक्शन होता है ग्लूकोगोन, जैसे एक इंसुलिन हार्मोन है, ऐसे उसका रिवर्स हार्मोन होता है ग्लूकोगोन। 1 मिलीग्राम का ग्लूकोगन का किट होता है, जैसे इंसुलिन लगाई जाती है ऐसे ही सबक्यूटेनस भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और इंट्रामस्कुलर जो कि विदिन 15 मिनट्स शुगर लेवल बढ़ा देता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान नाज़माबाद से यहाँ प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ शेख की हमने गुफ्तगू सुनी, मुझे यकीन है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।